4 फरवरी 1922 बहुजन क्रांति का दिन, जब चौरी चौरा में देश के बहुजनों ने, चौरी चौरा गोरखपुर के बहुजनों ने देशी जमींदारों और विदेशी साम्राज्यवाद के खिलाफ संघर्ष का बिगुल बजाया था। उसी दिन की बात कर रहा हूं। 4 फरवरी 2022, 100 वर्ष उस क्रांति के पूरे हो गए। क्या बदला है? राष्ट्रवाद के गगनभेदी नारों में चौरी चौरा को भी याद किया जाएगा, लेकिन कैसे याद किया जाएगा? क्या होगा? क्या चौरी चौरा आंदोलन के साथ उसके चरित्र, नेचर से छेड़छाड़ करने की कोशिश की जा रही है, उसको बदलने की कोशिश की जा रही है, जो बहुजन नायक है उनको दबाने की कोशिश की जा रही है? जाहिर है सरकारी कार्यक्रम भी होंगे कई स्पॉन्सर्ड, उसमें किस तरह की बात होगी, क्या होगा, क्या छुपाया जा रहा है, ये सब हम सबको जानना बेहद जरूरी है। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं, काम की बात में आपका स्वागत है और पेश है अम्बेडकर नामा। इस तमाम मुद्दों को समझने और जानने के लिए देश के जाने माने इतिहासकार, साहित्यकार आप सब परिचित हैं, सुभाष चंद्र कुशवाहा साहब को हमने अम्बेडकर नामा में बुलाया है। कई किताबों पर इनकी चर्चा हो चुकी है। अम्बेडकर नामा में आप सब जानते हैं चौरी चौरा पे उन्होंने 2 प्रमाणिक किताबें लिखी हैं, दोनों हिंदी और अंग्रेजी में भी है। चौरी चौरा पहली वाली किताब, और अभी ताजा आई है औपनिवेश, चौरी चौरा का औपनिवेशिक न्याय। हम ये समझने की कोशिश करेंगे और मैं ये भी आपसे आग्रह कर रहा हूं कि बहुत सस्ती किताब है, हिंदी या अंग्रेजी में कुछ भी, आप मंगाइए और पढ़िए, पेज दर पेज पढ़िए, आपको बहुत सारे अद्भुत खुलासे नजर आएंगे। और शाहिद अमीन जो कि जाने माने इतिहासकार हैं, उन्होंने इवेंट मेटा पर मेमोरी जो किताब लिखा था, उस किताब का विस्तार इन्होंने किया है प्रमाणिक साक्ष्यों के साथ। इसलिए आप उस किताब को भी जरूर मंगवाइए और जरूर पढ़िए। स्वागत है सर अम्बेडकर नामा में। धन्यवाद। कैसे हैं सर? बिल्कुल ठीक। सरकारी कार्यक्रम हो रहे होंगे, आपको तो पूरा आइडिया है, आप लखनऊ में हैं। बिल्कुल हो रहे हैं। तो पहले सरकारी कार्यक्रम किस किस तरह के हो रहे हैं और क्या क्या उसमें उठ रहा है, ये जानना जरूरी है। अब ये तो देखिए, सरकार के नुमाइंदे बताएंगे कि वो किस किस तरह से कार्यक्रम कर रहे हैं, लेकिन मुझे इतनी जानकारी है कि विगत 2-3 दिनों से वो लगातार मेरे संपर्क में कुछ लोग रहे, अधिकारी जी। और उन्होंने कहा कि आपकी जो नई किताब आई है चौरी चौरा पर औपनिवेशिक न्याय, इसका हम लोग लोकार्पण करेंगे। इसको जो है राज्यपाल महोदया के द्वारा इसका लोकार्पण होगा। लेकिन एक अजीब सा लग रहा है कि जैसे 4 फरवरी करीब है और 2 दिन से अधिकारीगण इतने सक्रिय दिख रहे हैं कि उनको तुरंत किताबों को ऑर्डर देने की चिंता पड़ रही है, या फिर उस पर कुछ बातचीत करने की बात हो रही है, कुछ लिखने की बात हो रही है। ये समझ में नहीं आ रहा। ये काम तो पहले से किया जा सकता था, आराम से किया जा सकता है। लेखक लखनऊ में मौजूद है, आप इस बात को बहुत इत्मीनान से प्लानिंग करके ठीक से कर सकते थे, लेकिन जिस तरह से अफरा तफरी मची हुई है 2 दिनों से, उससे तो इसलिए ऐसा लग रहा है कि बहुत गंभीरता से इस कार्यक्रम को नहीं लिया जा रहा है। एक पूरा कोरम के रूप में इसको पूरा करने की पूरी योजना है। आप एक दूसरी बात देखिए, आपने एक पोस्टर हमें शेयर किया था जो दिल्ली से जारी हुआ है मेरे ख्याल से, और ICHR, इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, जो कि भारत की सबसे बड़ी संस्था है। वो एक रिसर्च संस्था है, इतिहास पर काम करती है, और वो एक सेमिनार, वेबिनार करा रही है। मैं उस पोस्टर को पढ़ रहा था। उस पोस्टर का पहले शीर्षक ही गलत है, आप देखिए। वो चौरी चौरा को कह रहे हैं कि चौरी चौरा एक स्थानीय घटना पर बातचीत होगी, यानी चौरी चौरा रिवोल्ट, चौरी चौरा कांड आज भी हमारे शोधार्थियों के लिए, संस्थाओं के लिए जो इतिहास पर काम कर रहे हैं, वो स्थानीय घटना उनको लग रही है।
मैं उन महोदय से कहना चाहूंगा, जो भी विद्वानगण है, कि अगर वो स्थानीय घटना है तो अंग्रेजों को ये बात क्यों कहनी पड़ी कि चौरी चौरा के बरक्स उसके समानांतर कोई भी दूसरी ऐसी घटना इस औपनिवेशिक काल में नहीं दिखाई देती है। ब्रिटिश औपनिवेशिक काल में उसके समानांतर कोई दूसरी घटना नहीं दिखाई देती है जिसको आप स्थानीय घटना कहते हैं। दूसरी चीज, उस चौरी चौरा विद्रोह के फैसले में जो 2 जज शामिल थे, उसमें से एक जज ने लिखा कि चौरी चौरा इतना फेमिलियर है कि वो लंदन में भी जाना जाता है। चौरी चौरा का नाम लेने पर लंदन का इंटेलेक्चुअल पढ़ा लिखा वर्ग फौरन समझ जाता है कि चौरी चौरा एक ऐसी जगह है जहां पर किसानों ने आक्रमण करके थाने को फूंक दिया था और उसमें 23 और एक चौकीदार मिला 24 लोग मारे गए थे। ये लंदन में लोग जानते हैं। ब्रिटेन के अलावा ऑस्ट्रेलिया के अखबारों में आपको चौरी चौरा की घटनाएं मिलेंगी। उस समय यानी 4 फरवरी 1922 के अखबार आपको 5 फरवरी 1922 को मिलेगा, 6 फरवरी 1922 को मिलेगा। आप उसको स्थानीय घटना बता रहे हैं। ये दुर्भाग्य इस देश का कि जब चौरी चौरा के विद्रोहियों को फांसी की सजा दी गई या दूसरी सजाएं जो दी गई, आजीवन कारावास से लेकर जेल की सजाएं दी गई, इस देश की जो मुख्य पार्टी थी जो आजादी की लड़ाई लड़ रही थी, उसके अलावा इस देश का जो इंटेलेक्चुअल वर्ग था, जो अभिजात वर्ग था, जाहिर है तो उस समय ओबीसी और दलित और पिछड़े पढ़ नहीं रहे, तो जी जो वर्ग पढ़ रहा था उसने क्या किया, उसकी क्या प्रतिक्रिया रही? 172 लोगों को फांसी सेशन कोर्ट देता है, जिसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने 19 लोगों की फांसी में तब्दील करता है। तो सेशन कोर्ट के फैसला के बाद आपने क्या किया? कोई धरना प्रदर्शन हुआ भारत में? कोई विरोध पत्र जारी किया गया? सरकार से कुछ मांग की गई कि 172 लोगों का चयन कैसे कर लिया गया है? कुछ भी नहीं हुआ भारत में। लेकिन बाहर हो रहा था, विदेशों में स्विट्जरलैंड में बैठे थे एमएन रॉय, ज्यूरिख से वो पूरा इस लड़ाई को लड़ रहे थे और उन्होंने 2 पत्र जारी किया। एक पत्र उन्होंने ब्रिटिश लेबर पार्टी को जारी किया 23 में और दूसरा पत्र उन्होंने कम्युनिस्ट इंटरनेशनल को जारी किया और अपील की दुनिया के सब लाइक माइंडेड लोगों को, जो संवेदनशील लोग हैं, उनसे कि भारत में भूखे और गरीब किसानों को फांसी दी जा रही है, 172 लोगों को बचाइए और बचाना चाहिए, और ये औपनिवेशिक न्याय के नाम पर हत्या है गरीबों की, ये बचाया जाना चाहिए। और न केवल वो वहां से अपील कर रहे थे, वो लगातार ब्रिटेन में सक्रिय थे, लेबर पार्टी के नेताओं से मिल रहे थे और उनसे कह रहे थे कि आप अपनी सरकार को दबाव डालिए कि इस फैसले को बदला जाए। मैं तो ये कहता हूं कि जब सेशन कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी जाती है और हाई कोर्ट उसको केवल 19 लोगों को फांसी देता है, इसमें अमन राय के उस प्रयास का प्रतिफल है। आप इसको मानिए या न मानिए, तो लगातार सेशन कोर्ट के फैसले के बाद से जो वो बेचैन थे और दौड़ रहे थे, लोगों से अपील कर रहे थे, उसका प्रभाव पड़ा और तब हाई कोर्ट के फैसले में 19 लोगों को फांसी मिलती है। अब दूसरी बात मैं संकेत करूंगा आपको, और नई किताब में इसको साफ साफ में रखा भी, औपनिवेशिक न्याय पर जो किताब आई है, अभी कल ही आई है किताब, कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ये मुकदमा जब सेशन कोर्ट से हाई कोर्ट में गया तो स्थानीय कांग्रेस कमेटी ने मेहनत करके कुछ वकीलों को खड़ा किया और उन वकीलों ने, जिसमें सन्याल साहब थे, केएल मालवीय साहब थे और एक उसमें सुरेंद्र श्रीवास्तव थे और बाकी मदन मोहन मालवीय जी तो थे ही इलाहाबाद में, इन लोगों के प्रयास से और अच्छी पैरवी से
172 लोगों का मामला जो है 19 में सिमट गया, बाकी लोगों को आजीवन कारावास 14 लोगों को मिला और दूसरी सजाएं। मैं कहता हूँ कि ये तथ्य आप इसलिए कहते हैं कि एमन अरे मदन मोहन मालवीय ने 6 दिन तक पैरवी की थी इस केस की हाई कोर्ट में, बिल्कुल बात सही है। मदन मोहन मालवीय जी ने जो पैरवी की थी वो किस बेस पर की थी, वो एक महत्वपूर्ण तथ्य उन्होंने उठाया था। ब्रिटिश सत्ता ये मान रही थी कि चौरी चौरा का जो पूरा कांड है ये प्री प्लान कांड है, पहले से इसकी योजना बनाई गई थी कि थाने पर चलेंगे और थाने को फूंक देंगे, लोगों को मार देंगे। इसलिए जघन्य अपराध है। ये धारा 120 बी के तहत वो मानते थे कि ये जघन्य अपराध है, इसमें तो मृत्युदंड मिलना ही चाहिए। एमएन मालवीय जी ने 6 दिन के बहस में इस बात को खंडित किया और उन्होंने कहा कि नहीं, ये प्री प्लान नहीं है, ऐसा पहले से कोई प्लानिंग नहीं हुई थी कि थाने पर आएंगे और आक्रमण कर देंगे। उन लोगों का तो ये था कि हम थाने पर आएंगे, दरोगा से मिलेंगे, और केवल उससे पहली फरवरी को जो घटना हुई है मुंडेरा बाजार में, जिसमें उसने भगवान अहिर को मारा था, उसका कारण पूछेंगे और चले जाएंगे, बस उनकी ये तैयारी थी। उनकी कतई तैयारी नहीं थी कि आकर थाने पर आक्रमण करेंगे और वो करेंगे। तो जजों ने कहा कि वो तो हथियार के साथ आए थे। उनका हथियार क्या था उनके पास? तो लाठियां थी। लाठी उन्होंने कहा कि नेशनल वीपन्स ऑफ इंडिया है। लाठी को उन्होंने कहा कि नेशनल वीपन्स ऑफ इंडिया है, लाठी भारत का राष्ट्रीय हथियार है, ये उनके पास था। और ये ऐसा हथियार है जो बगैर प्रशिक्षण के कहीं भी चलाया जा सकता है, इसके लिए लाइसेंस की जरूरत नहीं होती है और कोई भी आदमी इसका इस्तेमाल कर सकता है। वो हथियार था। तो उसे थाना कैसे फूंका जाएगा? मैं अभी मदन मोहन मालवीय जी ने इसका भी खंडन किया। उन्होंने कहा कि नहीं साहब, वो तो लाठी लेकर भी नहीं गए थे, लाठियां भी नहीं थी उनके पास। जो लाठियां थाना फूंकते समय उन्होंने व्यवस्था किया था, वो इधर उस मकान के कोरो जो बांस का डंडा होता है वो खींचा था, थाना भवन से खींचा था, जलते हुए थाना भवन से खींचा था। और वहां बांस की कोठ थी, उससे बांस काटा गया था। तो पहले से लाठी लेकर नहीं आए थे लोग। जब ये बवाल हुआ तो उन्होंने लाठियों की व्यवस्था की। तो जजों ने कहा नहीं, जो जुलूस आ रहा था उस जुलूस में झंडे थे और झंडे लाठियों में बंधे हुए थे, तो वो लाठी उन लाठियों का इस्तेमाल हो सकता था, इसलिए पहले से वो लाठी लेकर आए थे। आप देखिए कि औपनिवेशिक न्याय झंडों में जो डंडे लगे हैं उनको भी हथियार, एक गंभीर हथियार के रूप में मान रहा है। लेकिन जो पुलिस गोली चला रही थी, जिसके पास कुल जो है वहां पर जो है 8 सिपाही तो दिल्ली से आए, अरे सॉरी लखनऊ से आए, के गोरखपुर से आए थे, जिसमें एक सब इंस्पेक्टर और बाकी 7 जो है सशस्त्र बल था, गोरखपुर पुलिस लाइन से आए थे। और वहां मौजूद सिपाही थे जो वो सब सशस्त्र सिपाही थे, 40 वहां होमगार्ड थे लाठी के साथ। तो इनको हथियारों से लैस नहीं बता रहा है जो गोली चलाने वाले थे, लेकिन लाठियों से जो लैस लोग थे उनको ये बता रहा कि हथियार। दूसरी बात जो है मैं बताना चाह रहा था कि देखिए, ये प्री प्लान था या नहीं था, बहस इस पर केंद्रित थी। अभियोग पर केंद्रित नहीं थी कि कौन इस मुकदमे में शामिल था, कौन नहीं था। किसी जज ने इस अभियुक्तों के पक्ष में कोई बहस नहीं किया है कि नहीं साहब ये भगवान अहिर शामिल नहीं थे, नजर शामिल नहीं थे, इस पर कोई बहस नहीं हुई। मदन मोहन मालवीय जी की कोशिश ये थी कि ये साबित कर दे कि ये प्री प्लान नहीं है, तो ये दंड कम हो जाएगा और हमारे अभियुक्तों को फांसी के अलावा दूसरी सजाएं मिल जाएगी। लेकिन बाकी जो 4 वकील थे, इसमें के एन मालवीय भी थे, वो मालवीय जी मदन मोहन मालवीय जी के भतीजे के एन मालवीय भी, सन्याल साहब भी थे, श्रीवास्तव जी भी थे, ये सब लोग थे। दरअसल ये वकील सरकारी वकील थे, प्राइवेट वकील तो थे, लेकिन इन वकीलों को आप जब पढ़ेंगे पूरा इसकी हमारी नई किताब, तो उसमें जो
गवर्नर जो संयुक्त प्रांत ने एसएसपी को चिट्ठी लिखा था, एसपी को चिट्ठी लिखा था कि आप जो है के मालवीय जी को तो जरूर रखिए और कुछ और वकील तैयार कर दीजिए जो किसानों की ओर से पैरवी करेंगे और उनको 50 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से भत्ता दिया जाएगा। तो ये सभी पेड लोग थे, इनको पैसा दिया था सरकार ने और इस रूप में इनको खड़ा किया गया था। और जब हिसाब हुआ है पूरा इन लोगों का तो 2160 से लेकर किसी को 2100 दिया गया है और 3 लोगों को 2100 से 2200 तक रुपया मिला है इस मुकदमे में और 2 लोगों को 500 रुपया मिला है। श्रीवास्तव जी को इनको 500 रुपया मिला। तो यानी कि सबको पैसा मिला है और उसी में ये भी लिखा हुआ है कि ये किसी वकीलों ने मुकदमे में बहस नहीं किया, खाली बैठे रहे। खाली बैठे रहे, आए गए दिखाने के लिए बैठे रहे, लेकिन कोई बहस नहीं किया इन्होंने। ये रिकॉर्डेड है। बहस मदन मोहन मालवीय जी ने 6 दिन किया था। यानी कि जो अभियुक्त थे उनको निर्दोष है, इस पर कोई बहस नहीं हुई, जबकि बहुत सारे तथ्य ऐसे थे कि 172 लोगों में से बहुत सारे लोग निर्दोष थे। आपको बता दूं, क्योंकि कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं था जो ये तय करे कि वो लोग दंगे में शामिल थे, उस विद्रोह में शामिल थे। क्यों? क्योंकि थाने के लोग तो मारे जा चुके थे, थाने के लोग तो मारे जा चुके थे। बाकी बचती स्थानीय जनता जो किसानों के साथ थी, वो कभी बताने वाली नहीं थी कि कौन लोग थे। जानते थे केवल स्थानीय जमींदार के कारिंदे। स्थानीय जमींदार जो थे, जो कि हरचरण सिंह थे, जो सरदार मजीठिया के मैनेजर, और बाबू संत बख्श सिंह के जो कारिंदे वहां जगत नारायण पांडे थे, अवधूत तिवारी थे, ये लोग थे। ये लोग बता सकते थे, क्योंकि डुमरी खुर्द सभा में सुबह 4 बजे, जो सुबह 7 बजे जो सभा हुई थी, उसमें जमींदार के कारिंदे गए थे। वो बता सकते थे कि कौन कौन लोग इसमें सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं, और वही बता सकते थे। बाकी तो कोई था नहीं जो बता सके कि दंगे में कौन भाग ले। यानी कि जमींदारों ने पकड़वाया है 172 लोगों को, जो कि यहाँ तक ले आए। पर्सनल स्कोर भी सेट कर रहा था जी, पर्सनल स्कोर भी सेट कर रहा होगा जमींदार तो। जी हाँ, पर्सनल ही कर रहा था। देखिए, इसमें उसकी कहानी मैं पहले भी बता चुका हूं, तो मैं उसको रिपीट नहीं करूंगा। पहले जो उनकी खेती किसानी के जो झगड़े थे, लगान के जो झगड़े थे, उसको निपटा दिया उन्होंने गिरफ्तारी कराकर। जो लोग थोड़ा बहुत ऐसे थे जो बोल सकते थे, बोलते थे इलाके के, सब इसमें निपटा दिए गए। तो इन किसानों की गिरफ्तारी निहायत गलत तरीके से हुई है। मैं आपको एक चीज बता दूं, भगवान अहिर का एक मामला आपके सामने रखूंगा और उसकी अर्जी मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूं। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। उसने अर्जी दिया था, जो मर्सी पटिशन जो दिया गया है, उसकी अर्जी में पढ़ रहा हूं। भगवान अहिर ने अर्जी में कहा क्या, वो उसकी मूल अर्जी में पढ़ रहा हूं। जी, भगवान अहिर कह रहे हैं कि मैं अर्ज करूंगा कि अभियोग पक्ष के 35 गवाहों में से मेरे बारे में जो बयान दिए हैं वे एक दूसरे से मेल नहीं खाते। ठीक है, यानी 35 गवाह उसके खिलाफ लगाए गए थे। भगवान अहिर ने अपनी मर्सी पिटीशन में कहा कि 35 के गवाही एक दूसरे से मेल नहीं खाते हैं और उनसे कुछ भी साबित नहीं होता है। मैं एक ही साथ थाने को आग लगाने और लाठी इस्तेमाल करने का काम कर ही नहीं सकता था, जैसा कि गवाहों ने कहा। दूसरा चीज, कोई एक साथ इतने काम नहीं कर सकता। मुझे केवल मुखबिर के बयान पर चालान किया गया, जिसे पुलिस ने पहले से पट्टी पढ़ाई थी। अगर पुलिस के लोगों से मेरी कोई दुश्मनी होती तो मैं निश्चय ही उनको मारता और वे मेरे खिलाफ गवाही देते।
मेरे खिलाफ सिद्दीकी को छोड़कर किसी भी पुलिस कांस्टेबल ने गवाही नहीं दी है और उसने भी कोई स्पष्ट बयान नहीं दिया है। दूसरी तरफ मैंने दंगे के समय थानेदार और थाने के दूसरे मुलाजिमों को बचाया था। मुझे इसके बदले में यह सजा मिल रही है। हाल की जंग यानी प्रथम विश्व युद्ध की बात वो कह रहे हैं। जी। हाल की जंग के समय मैं 2 साल सेना में रहा और शरीर के मुख्तलिफ हिस्सों में गोलियां खाई। इनमें दाहिने हाथ की हथेली भी शामिल है, जो इसी कारण आंशिक रूप से बेकार हो चुकी है। सरकारी गवाह शिकारी ने कहा है कि मैंने बांस का इस्तेमाल किया था। मेरा बायां हाथ बहुत कमजोर है। शिकारी जेल में मेरी शिनाख्त नहीं कर सका। अगर मैंने दंगे में भाग लिया होता तो वह शिनाख्त कर पाता। अदालत में भी वह 2 मौके पर मेरी पहचान नहीं कर सका, लेकिन तीसरी बार जब दरोगा लक्ष्मण प्रसाद ने आंख मारकर मेरी तरफ इशारा किया, तब उसने मेरी पहचान कर ली। सरकारी गवाह ठाकुर ने भी मेरी पहचान नहीं की। शिकारी के वालिद और मेरे वालिद के बीच लंबे अरसे से झगड़ा चला आ रहा था। इस कारण से शिकारी ने दंगे के सिलसिले में मेरा नाम लिया। संत बख्श सिंह जमींदार और मेरे वालिद के बीच दुश्मनी थी। संत बख्श सिंह की मेरे जमींदार सरदार साहिब उमराव सिंह से और मेरे फूफा से भी दुश्मनी थी। मैं नेपाल जा रहा था जब थानेदार ने मुझसे कहा कि उस दिन एक मीटिंग है और मुझे पुलिस की मदद के लिए उसके साथ चलना चाहिए। लिहाजा मैं पुलिस के साथ गोरखपुर से चौरा आया। ऊपर बतलाए गए कारणों से मैं बिल्कुल निर्दोष हूं। मेरी कम उम्र को देखते हुए मुझ पर रहम किया जाए और मेरी जिंदगी बख्श दी जाए। दंगे के समय मैंने थानेदार की पत्नी और बच्चों को बचाया था। मैंने उनको चौरी में एक गुप्त स्थान पर रखा था और उनकी मदद के लिए उनके पास एक औरत को छोड़ आया था। उसके बाद मेघू तिवारी उनको अपने घर ले गया। महामहिम गवर्नर जनरल और सम्राट है, उनसे मुझे दया की अपील है कि वो मेरी जिंदगी बख्श दे। अगर कई लोग एक ही बात कहें तो उस पर विश्वास किया जाना चाहिए। उस बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए जो बस 2-1 लोग कहें। ये भगवान अहिर ने अपनी मर्सी पिटीशन में लिखा था। एक बात तो सही है कि भगवान अहिर के साथ 1 फरवरी को घटना हुई थी, दरोगा ने मारा था। लेकिन दूसरी बात भी सही है कि जब दरोगा के घर पर स्वयंसेवकों ने हमला किया तो जो उसकी पत्नी थी दरोगा की, उसको बचाया था भगवान ने। आपने बताया था। हाँ। हाँ, कि भाई औरत को ना मारा जाए, औरत को मारना ठीक नहीं है, बच्चों को मारना ठीक नहीं है। और वहां से निकाल कर वो ले गए थे, बाहर ले गए। तो मैं ये कहना चाहता था सिर्फ कि देखिए, चौरी चौरा स्थानीय घटना नहीं है। चौरी चौरा का एक बहुत ही सामयिक व्यापक महत्व है। और यहां तक कि अंग्रेजों ने इसको माना है। 13 फरवरी 1922 को जब महात्मा गांधी जी ने चौरी चौरा के दंगे को बहाना बनाकर असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था, तो अंग्रेजों ने कहा था कि अब हम सुरक्षित हो गए। जैसे ही असहयोग आंदोलन 12 फरवरी को वापस लिया गया, अंग्रेज अफसरों की टिप्पणी थी कि अरे हम तो बड़े खतरे में थे, अब हम लोग सुरक्षित हो गए। क्योंकि 4 फरवरी की घटना केवल इकलौती घटना नहीं है। 4 फरवरी के बाद 5 फरवरी को शाहजहांपुर में एक जगह है तिलहर। तिलहर में भी किसानों ने टाउन हॉल को घेर लिया था और उसमें भी आग लगाने का प्रयास किया था। वहां भी गोली चली थी। 5 फरवरी को रायबरेली टाउन हॉल को किसानों ने घेर लिया था
और वहां भी गोली चली थी, एसपी घायल हुए थे, डीएम घायल हुए थे और 3 किसान मारे गए थे, जो सरकारी आंकड़े थे। जाहिर है कि सरकारी आंकड़े सही नहीं होते। हम्म, यानी कि 4 फरवरी के बाद ये श्रृंखला जारी रहनी थी, 5 को भी हम्म, आगे भी होनी थी। तो ये कहना कि ये स्थानीय घटना है, बिल्कुल नहीं है। किसान प्रथम विश्व युद्ध के बाद लगान की मार से और वार टैक्स से, युद्ध कर से इतने प्रताड़ित किए जा रहे थे कि उनके पास कुछ था नहीं। घरों के बर्तन बिक रहे थे, औरतों के गहने बिक रहे थे, खाने के लिए कुछ था नहीं उनके पास, और कारिंदे जमींदारों के जुल्म अलग से कर रहे थे। ऐसी दशा में जाहिर है कि किसानों के अंदर गुस्सा तो था, अब वो गुस्सा निकलना था। कुछ इतिहासकारों ने माना है इस बात को कि अगर 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस नहीं लिया गया होता तो देश 1922 में आजाद हो गया होता, क्योंकि जगह जगह क्रांतिकारी एकदम सड़कों पर आ चुके थे और अंग्रेज जगह जगह मारे जा रहे थे। अंग्रेजों को भागने का ठिकाना नहीं मिल रहा था। ये हालात पैदा हो गए थे 1922 में। इधर अवध में किसान विद्रोह जगह जगह, मुंशीगंज में गोलीकांड हुआ था, करैया में गोलीकांड हुआ था और पूरा सुल्तानपुर फैजाबाद में हुआ था, पूरा जल रहा था। हरदोई में मदारी पासी आंदोलित थे। तो अंग्रेजों को कहीं टिकने की जगह नहीं मिल रही थी, लेकिन असहयोग आंदोलन वापस ले लेने से सब ठप हो गया। इसलिए ठप हो गया कि दरअसल ये किसान जो आंदोलित हुए थे, देखिए किसानों की पीड़ा पहले से थी। किसानों की पीड़ा को बढ़ा दिया था प्रथम विश्व युद्ध ने, लेकिन उनको कोई मंच नहीं मिल रहा था। असहयोग आंदोलन एक मंच मिला। महात्मा गांधी जी के आने के बाद से खिलाफत वॉलंटियर्स पहले से सक्रिय थे। हम्म, खिलाफत वॉलंटियर्स प्रथम विश्व युद्ध में जिस तरह से तुर्की के खलीफा को ब्रिटेन ने अपमानित किया, उनको पद से हटाया, वो एक धार्मिक पद था, खलीफा का पद था, उससे मुसलमान नाराज हुए हम्म, और उसका प्रभाव भारत में भी देखा गया और खिलाफत आंदोलन यहाँ पर बहुत तेज था। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को भारत में आते हैं, साउथ अफ्रीका से लंदन होते हुए, और उनके हाथ में गोखले पूरी बागडोर देते हैं कांग्रेस को कि आप चलाइए, आप इसको लीड करिए, क्योंकि उस समय क्रांति मार्गी विचारधारा देश में बहुत तेजी से फैली थी। क्रांतिकारियों की विचारधारा बहुत तेजी से फैली थी और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी वही वही दौरा करते हैं जहां पर क्रांतिकारियों की गतिविधियां तेज थी। और लगातार आप देखेंगे तो 1920 से लेकर 1921 में महात्मा गांधी जी पूरे संयुक्त प्रांत का दौरा करते हैं और कोलकाता तक दौरा करते हैं, जहां पर क्रांतिकारी सक्रिय। उसी दौरान किसानों का आंदोलन भी चल रहा है जगह जगह, लेकिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी किसानों के आंदोलन को कहीं भी संबोधित नहीं करते हैं। एक भी उदाहरण नहीं मिलेगा आपको, चाहे अवध में चाहे चौरी चौरा में भी किसानों को उन्होंने संबोधित किया। हाँ, चौरी चौरा की घटना को उन्होंने कहा कि ये गुंडों का कृत्य है, अपराधियों का कृत्य है, इसको माफ नहीं किया जाएगा और असहयोग आंदोलन वापस लेते हैं। और जो उभार एक क्रांति के रूप में फैलना था देश में, वही ठप हो जाती है, आगे नहीं बढ़ती। लेकिन मैं थोड़ा अलग हटकर आज बताना चाहूंगा कि चौरी चौरा का व्यापक महत्व कई कारणों से है। चौरी चौरा वह विद्रोह है जो अंग्रेजों के अंदर ये भय पैदा कर दिया कि अब इस देश का किसान मजदूर उठ खड़ा हो रहा है। अब बोल्शेविक क्रांति जो 1917 में रूस में हो चुकी है, उसकी धमक उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रांत में और भारत में सुनाई दे रही है। इसलिए हमको बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। और उसी के बाद से पुलिस अफसरों की नियुक्ति यूरोपियन होने लगती है, देशी अधिकारियों की नियुक्ति नहीं रहती। दूसरी चीज, चौरी चौरा विद्रोह के बाद से ही मुस्लिम लीग से दुराव पैदा होता है। मुस्लिम, आप गौर करिए कि खिलाफत मूवमेंट को पूरी तरह से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अपने में समाहित कर लिया था।
जज ने लिखा है कि खिलाफत वॉलंटियर्स और कांग्रेस वॉलंटियर्स, दो अलग अलग वॉलंटियर्स काम कर रहे थे देश में। ये राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का योगदान है कि उन्होंने नेशनल वॉलंटियर्स के रूप में काम किया और नेशनल वॉलंटियर्स में खिलाफत वॉलंटियर्स और कांग्रेसी वॉलंटियर्स दोनों शामिल कर लिया, एक एकता कायम किया और आजादी की लड़ाई को तेज किया। लेकिन चौरी चौरा में असहयोग आंदोलन जब चरम पर था, जब इस आंदोलन से बहुत कुछ हासिल किया जाता था, एकाएक इसकी लगाम को खींच दिया गया, तो जो मुस्लिम नेतृत्व है जिसमें अलवी बंधु थे, ये नाराज हुए और मुस्लिमों को ये लगा कि कांग्रेस के नेतृत्व में बहुत दूर तक लड़ाई अंग्रेजों के खिलाफ नहीं लड़ी जा सकती है और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़नी है तो हमको स्वतंत्र पहलकदमी लेनी पड़ेगी। और इसलिए वहीं से आप देखिए कि भारत पाक विभाजन का जो सूत्र पैदा होता है, जो संदेह पैदा होता है, वो चौरी चौरा में। एक दूसरी चीज मैं आपको बताऊं, चौरी चौरा की वो घटना है जिससे हिंदू महासभा के बीज भी पैदा हो। क्योंकि जाहिर है कि जब मुस्लिम लीग का प्रादुर्भाव होता है, जब मुसलमानों के अंदर संदेह पैदा होता है, अंग्रेजों को लग गया कि चौरी चौरा कांड तभी हो पाया, संभव हो पाया जब हिंदू मुस्लिम एकता कायम रहे। इसको तोड़ना बहुत जरूरी है, इसको तोड़ना बहुत जरूरी है। और उसी के बाद से देखिएगा तो पूरे देश में दंगों की शुरुआत तेज होती है और हिंदू महासभा का भी गठन होता है और एक हिंदू विभाजन, एक मुस्लिम विभाजन दिखाई देता है। यह है चौरी चौरा के मूल्यांकन का, आपको समझिए व्यापक रूप में इसको लिया जाना चाहिए। चौरी चौरा एक असाधारण घटना है जी। तो ये थे, शुक्रिया सर, ये थे सुभाष चंद्र कुशवाहा साहब। आजादी के 75वें वर्ष अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात, चौरी चौरा के क्रांति के बाद ही देश आजाद हो गया था, उसके नाम पर खाना पूर्ति हो रही है और वहां जो स्मारक है उसमें भी इतिहास से छेड़छाड़ करने की कोशिश हो रही है। एक छोटा सवाल चलते चलते पूछता हूं सर, इन ऐतिहासिक धरोहरों का तो चलिए, जो रूलिंग पार्टी एलीट है, जो यहाँ का सवर्ण है या कैपिटलिस्ट क्लास है, वो तो महत्व समझता है, इतिहास को तोड़ मरोड़ करता है, इतिहास का सिलेबस बदलता है, तमाम हेराफेरी करता है। हमारे लीडर्स को इस तरह से कुछ मतलब नहीं है। नहीं, दुर्भाग्य है कि चौरी चौरा जो एक बहुजन क्रांति है, बहुजनों का एक तरीके से पूरा गोलबंदी है और उनकी लड़ाई है। अगर ये बहुजन नेताओं ने इस चौरी चौरा से कुछ सीखा होता तो दूसरे तरह की आजादी ये हासिल करते, जो कि एक सामाजिक आजादी होती, जो आर्थिक आजादी होती, जो हमारी हिस्सेदारी की आजादी होती। लेकिन उन्होंने इस पर कोई काम नहीं किया। और यहाँ तक कि आपको बता रहा हूँ, बहुजन नेताओं से आप पूछिएगा तो चौरी चौरा के 19 नायकों को जो फांसी पर चढ़े, उनके नाम तक नहीं याद थे। उनके नाम भी चौरी चौरा का मतलब ही नहीं पता होगा, नाम तो बहुत दूर की बात है। मतलब ही नहीं, चौरी चौरा का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना पढ़ाया गया है और बताया गया है कि कुछ लफंगे लोग गए और थाने को फूंक दिए, बस। शुक्रिया सर, थैंक यू। और जो भी साथी गोरखपुर आसपास हो, कल जाए चौरी चौरा, मुआयना करें, वीडियो बनाए, संभव हो तो हमारे पास भेजें, हम उस वीडियो को हम अपलोड करेंगे अम्बेडकरनामा पर। पूरा वीडियो देखिए, समझिए और अपने इतिहास को पहचानिए। इतिहास जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक इतिहास बनाएंगे नहीं। इतिहास का अध्ययन बहुत जरूरी है। और एक सूत्र दिए देता हूँ कि सरकारें जब बदलती हैं तो फिजिक्स केमिस्ट्री का सिलेबस नहीं बदलता है, इतिहास का सिलेबस बदलता है, क्योंकि इतिहास में सत्ता और शक्ति का खेल है। शुक्रिया, कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग अम्बेडकरनामा। आपसे फिर मिलता हूं जल्दी अगले एपिसोड में। शुक्रिया सर, थैंक यू। नमस्कार। नमस्कार।